संस्कृतानुरागी बंधुओं, नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल आप सभी का भद्रा एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्रिय छात्रों, आज मैं एक नए विषय को लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो एनसीईआरटी से संबद्ध है तथा अन्य प्रतियोगी छात्रों बंधुओं के लिए भी यह बहुत ही उपयोगी होने वाला है। प्रिय छात्रों, जो कक्षा 11 और 12 का अध्ययन कर रहे हैं, जो संस्कृत विषय का चयन किए हुए हैं, उन छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो ऐसे छात्र कृपया करके वीडियो को देखें और इससे जो ज्ञान अर्जित हो रहा है उसको प्राप्त करें और अपने जीवन को सुगम बनाएं, सरल बनाएं, ऐसी मेरी कामना है। प्रिय छात्रों, आज हम लोग गद्य काव्य एवं चंपू काव्य के बारे में कुछ समझेंगे, देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है और उससे संबंधित जो नोट्स है उसको आप लोग बनाते जाइए, जिससे परीक्षा के समय आप उसको पढ़ सकें और आने वाले प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो इस प्रकार आप लोग जितने भी नोट्स हैं वो सभी नोट्स बनाते जाएं, नहीं तो परीक्षा नज़दीक आ जाने पर फिर समय नहीं मिलता है। वीडियो अच्छा लगा करे तो आप लोग प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लिया करें, ऐसी मेरी कामना है। आइए हम लोग अपने अध्याय, अपने पाठ की तरफ चलते हैं। संस्कृत गद्य का आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के गद्य में देखा जा सकता है। जो संस्कृत गद्य है उसका आरंभ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों के गद्य में देखा जा सकता है। बहुत दिनों तक सरल स्वाभाविक शैली में गद्य लिखने की परंपरा चलती रही। प्राचीन शिलालेखों में गद्य का काव्यमय रूप प्राप्त होता है। इस दृष्टि से रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख, जिसका जो समय है 150 ईस्वी जो है माना जाता है। कौन सा? रुद्रदामन का गिरिनार शिलालेख 150 ईस्वी उसका समय माना जाता है। तो यह जो शिलालेख तथा हरिसेन रचित समुद्रगुप्त प्रशस्ति 360 ईस्वी महत्वपूर्ण है। ये दोनों साहित्यिक गद्य के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। गद्य काव्य को स्मरण रखने का श्रम आलोचकों की अपेक्षा और गद्य काव्य का ऊंचा मानदंड है। इन तीनों कारणों से गद्य काव्य की रचना कम हुई। पद्य विधा की सुकुमारता, लयात्मकता, संगीतात्मकता, रचनात्मकता, सुविधादि गुणों के कारण पद्य रचना द्वारा लोक यश एवं प्रशंसा प्राप्त करना कवियों के लिए सरल कार्य था, परंतु गद्य रचना में इन गुणों को उत्पन्न करना थोड़ा कठिन था। इसलिए अधिकांश कवियों की सहज प्रवृत्ति पद्य रचना की ओर अधिक रही। क्या हुआ कि गद्य रचना करके समाज में आदर प्राप्त करना यह थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि उसकी शैली थोड़ा कठिन हो गई। बल्कि पद्य की रचनाओं को सहजतापूर्वक कवि लिखने में समर्थ थे। गद्य रचना के संदर्भ में यह उक्ति भी कही गई है, गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति, अर्थात गद्य काव्य के मुख्य दो भेद होते हैं। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति और गद्य कवियों के लिए कहा गया है। तो गद्य काव्य के मुख्यतः दो भेद होते हैं, एक आख्यायिका, एक कथा और एक दूसरा आख्यायिका। प्रायः 6ठी-7वीं शताब्दी ईस्वी में कुछ महत्वपूर्ण गद्य कवि हुए, जैसे दंडी हुए और सुबंधु हुए और बाणभट्ट हुए। वे 6ठी और 7वीं शताब्दी में ये महत्वपूर्ण जो है कवि हुए। कौन? दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट, ये गद्य कवि हैं। ठीक है, अब आइए दंडी की बात यदि करते हैं। दंडी ने 10 कुमार चरित के रूप में एक अद्भुत कथा काव्य लिखा। तो जो दंडी 10 कुमार चरित में एक अद्भुत काव्य कथा लिखे। दंडी का समय विवादास्पद है, किंतु अधिकांश विद्वान इनका जो काल मानते हैं वो 6ठी शताब्दी मानते हैं।
परंपरा से दंडी के 3 ग्रंथ प्रामाणिक माने जाते हैं। इनमें दूसरा ग्रंथ काव्यादर्श है जो दंडी का है, और तीसरा अवंत सुंदरी कथा है। इस तीसरे ग्रंथ के रचयिता के विषय में कुछ विवाद है। 10 कुमार चरित अव्यवस्थित रूप में मिलता है। इसके 3 भाग प्राप्त हैं। पूर्व पीठिका जिसमें 5 उच्छ्वास हैं, मूल भाग जिसमें 8 उच्छ्वास हैं, तथा उत्तर पीठिका जिसमें 1 उच्छ्वास है। 10 कुमार चरित का जो अव्यवस्थित रूप मिलता है, इसमें 3 भाग मिलते हैं। पूर्व पीठिका में कितने उच्छ्वास हैं? तो पूर्व पीठिका में 5 उच्छ्वास हैं। और फिर इसके बाद मूल भाग, ठीक है, मूल भाग में कितने हैं? तो 8 उच्छ्वास हैं। और उत्तर पीठिका 3 भाग है, तो उत्तर पीठिका में 1 उच्छ्वास मिलता है। मूल भाग में 8 कुमारों की कथा का वर्णन है। जो मूल भाग है उसमें कितने कुमारों की कथा का? 10 कुमार हैं। 10 कुमारों में 8 कुमारों की कथा का वर्णन किसमें है? मूल जो 10 कुमार चरित है उसमें है। पूर्व पीठिका को मिलाकर 10 कुमारों की कथा पूरी हो जाती है। तीनों भागों की शैली में थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है। 10 कुमार चरित का कथानक घटना प्रधान है, जिसमें अनेक रोमांचक घटनाएं पाठकों को विस्मय और विषाद के बीच ले जाती हैं। कहीं भयंकर जंगल में घटनाक्रम पहुंचता है, तो कहीं समुद्र में जहाज टूटने पर कोई तैरता हुआ मिलता है। घटनाएं और विषय दोनों ही समान रूप से दंडी के लिए महत्व रखते हैं। कथा वस्तु कहीं भी वर्णनों के क्रम में अवरुद्ध नहीं होती है। दंडी के चित्रण में सामान्य समाज की प्रधानता है, जिसमें निम्न कोटि के जीवन बिताने वाले धूर्त, जादूगर, चालाक, चोर, तपस्वी, सिंहासनाच्युत राजा और पतिवंचक नारी, और ठगने वाली वेश्याएं, ब्राह्मण, व्यापारी और साधु। दंडी का हास्य और व्यंग भी उच्च कोटि का है। दंडी अपने वर्णनों में कहीं सहज और कहीं गंभीर प्रतीत होते हैं। दंडी जो है अपने गद्य रचनाओं में कहीं सहज और कहीं पर गंभीर प्रतीत होते हैं। दंडी की सबसे बड़ी विशेषता सरल और व्यवहारिक किंतु ललित पदों से युक्त गद्य लिखने में है। वे लंबे समासों और कठोर ध्वनियों और शब्दाडंबर से दूर रहते हैं। भाषा के प्रयोग में ऐसी स्वाभाविकता किसी अन्य गद्य कवि में नहीं मिलती है। दंडी का पदलालित्य संस्कृत आलोचकों में विख्यात है। दंडिनः पदलालित्यम ऐसा कहा गया है। तो जो दंडी का जो पदलालित्य है वो कवियों में विख्यात है। 10 कुमार चरित की विषय वस्तु भी किसी आधुनिक रोमांचकारी उपन्यास से कम रोचक नहीं है। यदि सुबंधु की बात किया जाए तो सुबंधु भी क्या हैं? गद्य कवि हैं। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित की प्रस्तावना में वासव दत्ता की कवियों का दर्पभंग करने वाली रचना कहा है। देखिए, बाण भट्ट ने हर्षचरित की प्रस्तावना में वासव दत्ता को कवियों का दर्प भंग करने वाली रचना कहा है। वासव दत्ता हाँ ठीक, वासव दत्ता जो है कृति किनकी है? सुबंधु की है। तो जो वासव दत्ता सुबंधु की कृति है उसके बारे में बाण भट्ट ने हर्षचरितम में कहा है कि यह जो वासव दत्ता नामक कृति है, जो गद्य ग्रंथ है, वह कवियों का दर्प भंग अर्थात घमंड खत्म करने वाली रचना है। इसी प्रकार कादंबरी को उन्होंने 2 कथाओं अर्थात वासव दत्ता और बृहत कथा से उत्कृष्ट कहा है, अर्थात उनको लांघने वाली है ना, उनको लांघने वाली, उनसे श्रेष्ठ कथा कहा है। इससे ज्ञात होता है कि सुबंधु बाण से पहले हो चुके थे। हाँ, इससे यह ज्ञात हो जाता है कि सुबंधु जो है बाण से पहले हो चुके थे, क्योंकि सुबंधु की रचनाओं का वर्णन बाण भट्ट अपने हर्षचरितम में करते हैं। वासव दत्ता सुबंधु की उत्कृष्ट गद्य रचना है। जो वासव दत्ता है वह सुबंधु की उत्कृष्ट रचना है। तो वासव दत्ता किनकी रचना हो गई? सुबंधु की रचना है, और यह गद्य रचना है। इसमें कथानक बहुत संक्षिप्त है।
राजकुमार कंदर्प केतु स्वप्न में अपनी भावी प्रियतमा को देखता है और अपने मित्र के पास उसकी खोज में निकट जाता है। वह विंध्याटवी में एक मैना के मुख से वासवदत्ता का वृत्तांत सुनता है। उधर वासवदत्ता भी स्वप्न में कंदर्प केतु को देखकर उसके प्रति प्रेमासक्त हो जाती है। दोनों पाटलिपुत्र में मिलते हैं। प्रेमी युगल जादू के घोड़े पर चढ़कर भाग जाते हैं और विंध्याचल में पहुंचकर सो जाते हैं। राजकुमार जब जागता है तब वासवदत्ता को नहीं पाता। बहुत ढूंढने के बाद वह एक प्रतिमा को देखता है। स्पर्श करते ही प्रतिमा वासवदत्ता बन जाती है। बाद में दोनों का विवाह हो जाता है। इस प्रकार की कथाएं वर्णित हैं। इस संक्षिप्त कथानक को विस्तृत वर्णन और कल्पना शक्ति से सुबंधु बहुत फैलाते हैं। उनका लक्ष्य रोचक और सरस कथा का आख्यान नहीं है, अपितु वो वर्णन कौशल से चमत्कार उत्पन्न कर गौरव अर्जित करना चाहते हैं। नायक नायिका के रूप का वर्णन करने में, उनके गुणगान में, उनकी तीव्र विरह वेदना, मिलन का आकांक्षा और संयोग दशा के चित्रण में सुबंधु ने पर्याप्त शक्ति लगाई। इस कार्य में सुबंधु के व्यापक अनुभव तथा पांडित्य ने बड़ी सहायता की है। आगे देखेंगे। सुबंधु अपने श्लेष का प्रयोग पर बहुत गर्व करते हैं। सुबंधु अपने श्लेष पर क्या करते हैं? बहुत गर्व करते हैं। वे इस कथा के अक्षर अक्षर में श्लेष भरने का दावा करते हैं। श्लेष अलंकार है ना। अन्य अलंकारों का भी उन्होंने प्रचुर प्रयोग किया है, परंतु श्लेष अलंकार का प्रचुर मात्रा में जो है सुबंधु ने वासवदत्ता में किया हुआ है। यत्र तत्र पद्यों का प्रयोग करके अपनी शैली को उन्होंने बहुत रोचक बनाया है। वासवदत्ता वास्तव में सुबंधु की शैली का चमत्कार दिखाने का सुंदर अवसर देती है। लंबे समासों का प्रयोग तथा अनुप्रासों का अत्यधिक प्रयोग सुबंधु की शैली की विशेषता है। समासों में स्वर माधुर्य है और अनुप्रासों में संगीत है। अपने युग के अनुरूप उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन किया है। अगर बाणभट्ट की बात किया जाए तो ये भी कैसे कवि हैं? गद्य कवि हैं। संस्कृत गद्य साहित्य में सर्वाधिक प्रतिभाशाली गद्यकार बाण ही हैं। इसके विषय में अन्य संस्कृत कवियों की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त होती है। हर्षचरित के आरंभ में उन्होंने अपना और अपने वंश का पूरा विवरण दिया है। वे वात्स्यायन गोत्रीय ब्राह्मण थे। उनके पिता का नाम चित्रभानु था। तो बाणभट्ट के पिता का क्या नाम था? चित्रभानु था। अल्पावस्था में ही ये अनाथ हो गए थे, किंतु विद्वानों के परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने सभी विद्याओं का अभ्यास किया था। युवावस्था में अनेक कलाओं और विद्याओं के जानकार मित्रों की मंडली बनाकर उन्होंने पर्याप्त देशाटन किया था। जब वे अनेक अनुभवों से संपन्न होकर बाण अपने ग्राम प्रीतिकूट, उनके गांव का क्या नाम था? प्रीतकूट, जो सोण नदी के तट पर था। कहाँ पर था? सोण नदी के तट पर था। उनके गांव का नाम था प्रीतिकूट। तो प्रीतकूट पर जब लौटे तो हर्षवर्धन ने अपने अनुज कृष्ण के द्वारा उन्हें अपनी राजसभा में बुलाया। तो उनको बुलाने कौन गए हुए थे? हर्षवर्धन के छोटे भाई जो कृष्ण थे वो बाणभट्ट को बुलाने गए थे। बाण राज कृपा से हर्ष की सभा में रहने लगे। हर्षवर्धन का समय 607 ईस्वी से 648 ईस्वी है, इसलिए बाण का भी यही समय होना चाहिए। बाण ने 2 गद्य काव्य लिखे, हर्षचरित तथा कादंबरी। परंपरा बाणभट्ट को चंडी शतक का भी लेखक मानती है। हर्षचरित एक आख्यायिका काव्य है। ठीक है। हर्षचरित कैसा जो है काव्य है? एक आख्यायिका काव्य है, जो गद्य काव्य है। गद्य काव्य के उस भेद को आख्यायिका कहते हैं जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष या घटना का वर्णन किया जाता है। जिसमें किसी ऐतिहासिक पुरुष का वर्णन हो या घटना का वर्णन हो, तो ऐसे गद्य काव्य को आख्यायिका कहा जाता है।
हर्षचरित 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। तो हर्षचरित में कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं। आरंभिक 2.5 उच्छ्वासों में, है ना, आरंभिक 2.5 उच्छ्वासों में बाण ने अपने वंश का तथा अपना वृत्तांत दिया है। राजा हर्षवर्धन की पैतृक राजधानी स्थानेश्वर का वर्णन कर वे हर्षवर्धन के पूर्वजों का वर्णन करते हैं। राजा हर्षवर्धन की पैतृक राजधानी कौन थी? स्थानेश्वर। तो स्थानेश्वर का वर्णन करते हैं और हर्षवर्धन के पूर्वजों का भी वर्णन करते हैं। इसके बाद राजा प्रभाकर वर्धन के पूरे जीवन का विवरण देकर वे राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा राजश्री इन तीनों भाई बहन के जन्म का भी रोचक वृत्तांत देते हैं। पंचम उच्छ्वास से इस परिवार के संकटों का आरंभ होता है। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु, राजश्री का विधवा होना, राज्यवर्धन की हत्या, राजश्री का विंध्याटवी में पलायन और राज्यवर्धन द्वारा उसकी रक्षा, ये सभी घटनाएं क्रमशः वर्णित हैं। दिवाकर मित्र नामक बौद्ध सन्यासी के आश्रय में हर्षवर्धन व्रत लेता है कि दिग्विजय के बाद वह बौद्ध हो जाएगा। ऐसा हर्षवर्धन जो है संकल्प लेते हैं। यहीं हर्षचरित का कथानक समाप्त हो जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। बाण ने हर्ष की प्रारंभिक जीवनी ही लिखी, जिसके राज्य संचालन की घटनाओं का उल्लेख नहीं किया। बाण की भेंट हर्ष से तब हुई थी बाण की भेंट हर्षवर्धन से तब हुई थी जब हर्ष समस्त उत्तर भारत का सम्राट थे। जब हर्ष समस्त उत्तर भारत के सम्राट थे, उस समय बाण भट्ट की जो है मुलाकात सम्राट हर्षवर्धन से होती है। इसलिए यह समस्या बनी हुई है कि बाण ने हर्ष का पूरा जीवन चरित क्यों नहीं लिखा। उन्होंने हर्षवर्धन की विशेषताएं तो बतलाई है, उसके साहसिक कार्यों का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी प्रारंभ में ही किया है, किंतु उसके राज्यकाल की प्रमुख घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से वर्णन नहीं किया। इतिहास का संक्षिप्त रूप यहाँ काव्य के विशाल आवरण से ढक गया है। हर्षचरित में बाण भट्ट का पांडित्य और व्यापक अनुभव प्रकट हुआ है। विस्तृत वर्णन, संजीव संवाद, सुंदर उपमाएं, झंकार करती शब्दावली तथा रसों की स्पष्ट अभिव्यक्ति, ये सभी गुण बाण की गद्य शैली में प्रचुर रूप में काव्य प्राप्त होते हैं। राजश्री के विवाह वर्णन में जहाँ आनंद और उल्लास का सजीव विवरण मिलता है, वहीं प्रभाकर वर्धन की मृत्यु में मार्मिक रूप से वर्णित है। यदि कादम्बरी की बात करें तो कादम्बरी भी बाण भट्ट की कृति है और यह एक कथा ग्रंथ है। यह कवि कल्पित कथानक पर आश्रित होने के कारण कथा नामक गद्य काव्य है। उच्छ्वास, अध्याय आदि में इसका विभाजन नहीं किया गया है। पूरी कथा का 2/3 भाग ही बाण ने लिखा है। इसका 1/3 भाग उनके पुत्र ने लिखकर जोड़ा, जो अपने पिता के अपूर्ण ग्रंथ से दुखी था। कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध ना होकर चंद्रापीड़ इसके नायक होते हैं तथा पुंडरीक उसका मित्र होता है। तो चंद्रापीड़ और पुंडरीक के 3 जन्मों से संबंध रखती है। तो जो कादम्बरी जो कथा है वह एक जन्म से संबंध न रखकर इनके 3 जन्मों की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। किनके 3 जन्म? चंद्रापीड़ और पुंडरीक। चंद्रापीड़ और पुंडरीक, चंद्रापीड़ इसके नायक हैं और पुंडरीक उसका नायक, जो चंद्रापीड़ है उनके मित्र होते हैं। तो आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक का वर्णन है। उसकी राजसभा में चांडाल कन्या वैशंपायन नामक एक मेधावी तोते को लेकर आती है। यह तोता राजा को अपने जन्म और जाबाली के आश्रम में अपने पहुंचने का वर्णन सुनाता है। जाबाली ने तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। किन्होंने तोते को पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी? तो जाबाली ने। कादम्बरी में जाबाली ने तोते को
पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी। तदनुसार राजा चंद्रापीड़ और उसके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। चंद्रापीड़ दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय में जाता है, जहाँ अच्छोद सरोवर के निकट महाश्वेता के, अच्छोद सरोवर कहाँ है? हिमालय में। तो अच्छोद सरोवर के निकट महाश्वेता के अलौकिक संगीत से आकृष्ट होता है। वहाँ कादम्बरी से उसकी भेंट होती है और वह उसके प्रति आसक्त हो जाता है। महाश्वेता एक तपस्वी कुमार पुंडरीक के साथ अपने अधूरे प्रेम की कहानी सुनाती है। उसी समय चंद्रापीड़ अपने पिता तारापीड़ के द्वारा उज्जैन बुला लिया जाता है, किंतु वह वियोगजन्य व्यथा से पीड़ित रहता है। पत्र लेखा से कादम्बरी का समाचार सुनकर वह प्रसन्न होता है। यही बाण की कादम्बरी समाप्त हो जाती है। पत्र लेखा के द्वारा क्या होता है? पत्र लेखा के द्वारा कादम्बरी का समाचार प्राप्त होता है चंद्रापीड़ को, और यहीं पर जो है बाण की कथा का समापन हो जाता है। महाश्वेता वैशंपायन को तोता बनने का शाप देती है। तो तोता बनने का शाप कौन देता है? तो महाश्वेता वैशंपायन को देती है। यह वैशंपायन चंद्रापीड़ का मित्र है। यह जो वैशंपायन है वह कौन होता है? तो चंद्रापीड़ का मित्र होता है। शाप के बाद वह मर जाता है। इससे चंद्रापीड़ भी दुखी होकर मर जाता है। महाश्वेता तथा कादम्बरी राजकुमार के शरीर की रक्षा करती हैं। अंत में सभी को जीवन प्राप्त हो जाता है। कादम्बरी में कथा को ही नहीं, वर्णनों को भी बाण ने अपनी कल्पना शक्ति से फैलाया है। इसमें सभी स्थल बाण की लोकोत्तर शक्ति तथा वर्णन क्षमता का परिचय देते हैं। काव्यशास्त्र के सभी उपादानों रस, अलंकार, गुण एवं रीति का औचित्यपूर्ण प्रयोग करने के कारण कादम्बरी बाण की उत्कृष्ट गद्य रचना है। इसमें विषय की आवश्यकता के अनुसार वर्णन शैली अपनाई गई है, इसलिए उनकी शैली को पांचाली कहा गया है। तो जो बाण की जो शैली है वो क्या है? पांचाली शैली है। ठीक है, जिसमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है, वही पांचाली शैली कहलाती है, जिसमें शब्द और अर्थ का समान गुंफन होता है। बाण ने पात्रों का सजीव निरूपण किया है, रस का समुचित परिपाक दिखाया है और मानव जीवन के सभी पक्षों पर दृष्टि रखी है। इसलिए आलोचकों ने एक स्वर से कहा है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, अर्थात उनके वर्णन से कुछ भी नहीं बचा है। जो भी बचा है, कुछ भी छूटा नहीं है। जो भी संस्कृत में दिखता है वह बाणोच्छिष्टम अर्थात बाण का जूठा मात्र है। कादम्बरी में मंत्री सुकनास ने राजकुमार चंद्रापीड़ को जो विस्तृत उपदेश दिया है वह आज भी तरुणों के लिए मार्गदर्शक है। अब यदि और गद्य कवियों की रचना की, गद्य कवियों की बात किया जाए तो उसमें अंबिकादत्त व्यास भी प्रथम स्थान रखते हैं, विशेष स्थान रखते हैं। अंबिकादत्त व्यास एक आधुनिक गद्य काव्य है शिवराज विजयम। क्या है उसका नाम? है शिवराज विजयम, जिसके लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं। तो शिवराज विजय एक आधुनिक गद्य काव्य है जो महान देशभक्त शिवाजी के जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित आधुनिक उपन्यास की शैली में लिखा गया है। यह एक उपन्यास की शैली में उपन्यास गद्य काव्य है। उपन्यास गद्य काव्य है। कौन? शिवराज विजयम। इसके लेखक पंडित अंबिकादत्त व्यास हैं, जिनका समय 1858 से 1900 ईस्वी है। व्यास जी मूलतः अर्थात अंबिकादत्त व्यास मूलतः जयपुर राजस्थान के निवासी थे, किंतु उनका कार्यक्षेत्र बिहार था। उनका जो कर्मभूमि थी, जो जन्मभूमि थी वह तो थी जयपुर राजस्थान, परंतु जो कर्मभूमि थी वह क्या थी? बिहार थी। शिवराज विजय का कथानक ऐतिहासिक है, जिसमें कवि ने कल्पना का भी प्रचुर प्रयोग किया है। इससे घटनाएं गतिशील और प्रभावशील हो गईं। व्यास जी की भाषा शैली में
प्रसाद गुण, कथा प्रवाह और कल्पना की विशदता मिलती है। विषय वस्तु की दृष्टि से यह गद्य काव्य शिवाजी और औरंगजेब के संघर्ष की घटनाओं पर आश्रित है। यशवंत सिंह, अफजल खां आदि कई ऐतिहासिक पात्रों को इसमें चित्रित किया गया है। शिवाजी भारतीय आदर्श, संस्कृति तथा राष्ट्र शक्ति के रक्षक के रूप में दिखाए गए हैं। उनका ऐतिहासिक व्यक्तित्व इस गद्य काव्य में पूर्णतः चित्रित है। इसमें जहाँ तहाँ फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। पूरी रचना 12 निश्वासों में विभक्त है। तो जो यह रचना है शिवराज विजयम, उसमें कितने निश्वास हैं? 12 निश्वास हैं। यह आधुनिक गद्य साहित्य का गौरव ग्रंथ है। अन्य गद्य काव्यों की अगर बात करें तो संस्कृत भाषा में गद्य रचना कम हुई हैं, फिर भी विभिन्न कालों में कवियों ने अपना कौशल गद्य काव्य की रचना में दिखाया है। इन सभी में प्रायः बाण के अनुकरण की प्रवृत्ति है। धारा नगरी के जैन कवि धनपाल, जिनका समय है 10वीं शताब्दी, तो धारा नगरी के जो जैन कवि हैं उनका नाम जो धनपाल हैं, उनका समय 10वीं शताब्दी है। उन्होंने तिलक मंजरी लिखकर बाण की शैली का अनुकरण किया है। वे बाण के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं। आधुनिक काल में पंडिताक्ष क्षमाराव, जिनका समय 1890 से 1954 ईस्वी का है, तो पंडिताक्ष क्षमाराव का नाम गद्य लेखकों में अग्रणी है। उन्होंने कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद्यात्रा इत्यादि कई गद्य काव्य लिखे हैं। यहाँ पर ध्यातव्य बिंदु है, उसको देख लेते हैं। प्रिय छात्रों, यदि वीडियो से कुछ ज्ञान अर्जित हो रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ अपने चैनल भद्रा एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसको शेयर किया करें, ताकि अन्य बंधु भी इस चैनल से जुड़ सकें। ध्यातव्य बिंदु में हम लोग देखेंगे, संस्कृत में गद्य का आरंभ ब्राह्मण तथा उपनिषद ग्रंथों से हुआ है। संस्कृत में गद्य का आरंभ ब्राह्मण और उपनिषद ग्रंथों से हुआ है। गद्य काव्य में के महत्वपूर्ण कवियों की अगर बात किया जाए तो दंडी, सुबंधु और बाणभट्ट हैं। दंडी द्वारा विरचित 10 कुमार चरित कथा काव्य है, जिसमें 10 कुमारों की कथा वर्णित है। दंडी की अन्य रचनाएं काव्यादर्श है और अवंत सुंदरी कथा है। सुबंधु की अगर बात करें तो सुबंधु द्वारा विरचित वासोदत्ता गद्य काव्य है। इसमें राजकुमार कंदर्प केतु और राजकुमारी वासोदत्ता का प्रणय चित्रित है। बाणभट्ट गद्य साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि हैं। इनके 2 प्रसिद्ध गद्य काव्य हैं, हर्षचरित और कादंबरी। कादंबरी बाणभट्ट की उत्कृष्ट गद्य रचना है। शिवराज विजय श्री अंबिकादत्त व्यास द्वारा रचित शिवराज विजय आधुनिक गद्य काव्य है। इनके अतिरिक्त संस्कृत में अनेक गद्य काव्य हैं, जैसे धनपाल के द्वारा विरचित तिलक मंजरी है, और पंडिताक्ष क्षमाराव के द्वारा विरचित कथा मुक्तावली है, और सुड्ढल के द्वारा विरचित उदय सुंदरी कथा है। नीचे अभ्यास प्रश्न है, इन अभ्यास प्रश्नों को आप कीजिएगा। यदि ना समझ में आए तो आप बताइएगा, मैं उसको करवा दूंगा। और यदि इंडिविजुअली रूप से अध्ययन करना हो कक्षा 9, 10, 11, 12 के छात्रों को, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जा कर के मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अभी तक बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।